अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उसमें हमने देखा थर्मल रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो हॉट बॉडी से एमिट होती हैं और डिफरेंट बॉडीज़ रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी करती हैं और रेडिएट भी करती हैं। इसी तरह से ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो तमाम तरह की रेडिएशंस जिनको हम उनके ऊपर इंसाइड कराते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेडिएशंस उतनी शॉर्टर वेवलेंथ की एमिट होंगी और जितना कम टेम्परेचर होगा रेडिएशंस उतने लॉन्गर वेवलेंथ की एमिट होंगी। अब इसी तरह से हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर एंड प्रिंगशिम। ल्यूमर एंड प्रिंगशिम ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट्स को उन्होंने ड्रॉ किया इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। जब उन्होंने ड्रॉ किया उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को तो उनके पास कुछ इस तरह से कर्व्स आई जिनको हमने नाम दिया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। ये कुछ इस तरह से थी और ये सारी की सारी कर्व्स एट डिफरेंट टेम्परेचर पे थी। जो आपके पास हाईएस्ट पीक आपको नज़र आ रही है, जो हाईएस्ट कर्व है, ये 1650 केल्विन पे हमने ड्रॉ की थी। इसी तरह से सेकंड वन को हमने ड्रॉ किया था 1450 केल्विन पे, थर्ड वन को हमने ड्रॉ किया था 1260 केल्विन पे और फोर्थ वन को हमने ड्रॉ किया था 1000 केल्विन पे। इससे हमने 4 रिज़ल्ट्स कंक्लूड किए थे, जिसमें फर्स्ट रिज़ल्ट ये था कि एनर्जी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके बाद हमने देखा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को, जिसमें ये था कि वो वेवलेंथ जिसके ऊपर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसको हमने, जैसे ये हमारी वेवलेंथ की जो वैल्यू है इस कर्व की केस में इसको लैम्बडा मैक्स कहें, तो मैक्सिमम वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है टेम्परेचर के साथ वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। या हम कह सकते हैं कि लैम्बडा मैक्स जो था दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी तरह से जैसे जैसे वेवलेंथ वेरी करेगी वैसे वैसे जो इंटेंसिटी है वो भी वेरी करेगी और जो एरिया अंडर द कर्व होगा उसमें हमने देखा था कि वो रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी ई रेडिएटेड पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन को देखा और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को देखा, जिसमें से मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपने ड्रॉ करनी है, उसका जो यूनिट है स्पेसिफिकली। उसमें से 3-4 बच्चों ने मुझे सेंड भी किया, तो वेल डन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। और जिन्होंने सेंड नहीं किया आप बेटा अपनी उस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। और नेक्स्ट हम आज देखते हैं, अब ये जो हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आई या फिर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स आए, इनकी एक्सप्लेनेशन जो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी थी फिज़िक्स की, जो कि हमारे पास ये कहती थी कि अगर सपोज कर लें वायर है, इसमें एटम वाइब्रेट कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब होती है। तो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिफरेंट अप्रोच दी। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है प्लैंक्स असम्पशन कि उन्होंने इसके बारे में क्या व्यू दिया। अब प्लैंक्स असम्पशन हमारे पास क्या है? प्लैंक्स ने ये कहा, सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने जो ये आपको आइडिया दिया ये ऑर्डिनरी क्लासिकल थ्योरी पर बेस नहीं करता था, बल्कि उनका जो व्यू था टू एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग दी इंटेंसिटी वेवलेंथ डायग्राम या इंटेंसिटी वेवलेंथ कर्व्स
वो नॉन क्लासिकल व्यू पर बेस करता है, यानी कि वो क्लासिकल व्यू नहीं है। जो अब इन्होंने आइडिया दिया वो नॉन क्लासिकल है। इससे पहले फिज़िक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी, जो ल्यूमर एंड प्रिंगशिम ने इनकी एक्सप्लेनेशन दी थी और 4 रिजल्ट्स हमारे पास कंक्लूड किए थे, वो सारे का सारा क्लासिकल आइडिया पे बेस करता था। लेकिन जब हमारे पास नेक्स्ट प्लैंक्स ने 1900 में, जो हमारे पास मैक्स प्लैंक है, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट है। इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की ऑन द बेसिस ऑफ नॉन क्लासिकल व्यू। और अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब भी सपोज कर लेंगे आपके पास एक मैटर है, मैटर के अंदर से जब भी रेडिएशंस एमिट होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं, ये अगर रेडिएशन एमिट हो रही हैं, क्योंकि डिफरेंट मैटर्स में, कुछ मैटर्स में रेडिएशन एब्जॉर्ब भी होती हैं, कुछ मैटर्स में रेडिएशन एमिट भी होती हैं। ये हमने देखा था कि एमिट किन में होती हैं, किन से होती हैं, और एब्जॉर्ब किन में होती हैं। तो एमिट उनमें होंगी, उनसे होंगी जिनका टेम्परेचर उनके सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो दोनों का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए जो आपके पास बॉडी है उसके अंदर से रेडिएशंस एमिट होंगी, और एब्जॉर्ब उनमें होंगी जिनका टेम्परेचर उनके सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होगा। तो वो दोनों का टेम्परेचर स्टेबल होने के लिए जो रेडिएशंस हैं वो उनमें एब्जॉर्ब होंगी। तो उन्होंने कहा कि एटम के अंदर से जो आपका कोई भी मैटर है, ऑर्डिनरी मैटर है, उसके अंदर से रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली नहीं होती। जबकि जो क्लासिकल व्यू था उसमें ये था कि जो आपके पास रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं वो कंटिन्यूसली होती हैं, यानी कि वो होती रहती हैं। इन्होंने कहा कि ये एमिट या एब्जॉर्ब नहीं, कंटिन्यूसली नहीं होती, बल्कि ये इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती हैं। और यानी कि इस तरह से पैकेट्स की फॉर्म में ये एमिट या एब्जॉर्ब होंगी। और इन पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया क्वांटा का। अब हर क्वांटा जो है उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के साथ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस क्वांटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आपके पास एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो E इज़ इक्वल टू HF हो जाएगा। अब यहाँ पे जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ H क्या है? दिस इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू है हमारे पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब इसी तरह से अब इसकी यूनिट जूल सेकेंड क्यों है? अब देखिए हमें H की वैल्यू निकालनी है, तो H इज़ इक्वल टू हो जाएगा E/F। E का यूनिट क्या होता है? जूल, और फ्रीक्वेंसी है पर सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा जूल सेकंड। अब ये H क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बेसिकली ये जो आपके पास है ये यूज़ होता है टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ क्वांटा। और जितनी भी आप क्वांटम व्यू पढ़ेंगे या नॉन क्लासिकल व्यू पढ़ेंगे वहाँ पे H का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब जो मैक्स प्लैंक हैं इनको नोबेल प्राइज़ मिला इन 1918 में। किस बेस पे? ऑन द डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। इसकी डिस्कवरी पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की वो दी आइंस्टाइन ने, जिनको हम कहते हैं आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी। अब आइंस्टाइन ने क्या बात की? उन्होंने जो मैक्स प्लैंक का आइडिया था उसी को एक्सटेंड किया, यानी कि ये जो व्यू है दिस इज़ ऑल्सो नॉन क्लासिकल व्यू है, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि जो लाइट एनर्जी है
कॉन्सिस्ट करती है पैकेट्स पे या फिर टाइनी बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे। और जो इन्होंने मेन बात की वो ये थी कि इन्होंने कहा कि एनर्जी जो है दैट इज़ क्वांटाइज्ड, कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। यानी कि अगर आपके पास एक बंडल है तो इस बंडल की एक स्पेसिफिक एनर्जी ही होगी, अगर कोई और बंडल होगा तो उसकी और एनर्जी होगी। यानी कि हर बंडल की एक स्पेसिफिक एनर्जी है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। और इसके अलावा उन्होंने इसको नाम दिया, उन्होंने कहा कि ये जो आपके पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, जो कि प्लैंक ने भी आइडिया दिया था, ये इनडिवाइजिबल हैं, ठीक है, और इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इन इनडिवाइजिबल टीनी पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया फोटॉन्स। और फोटॉन्स का जो आपके पास अगर एक बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, जो कि कॉन्सिस्ट करती है स्ट्रीम ऑफ फोटोन पे ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ सी एंड कैरीज एनर्जी एच एफ। तो हमें अब इसका फाइंड आउट करना है मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी कि ये जो आपके पास बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं इनका मोमेंटम कितना होगा। अब इसके लिए हम दो रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, आपको पता है E इज़ इक्वल टू mc², दिस इज़ आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन। अब इसी तरह से E इज़ इक्वल टू HF, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब ये आपको किसने दी, दिस इज इक्वेशन गिवन बाय मैक्स प्लैंक। दोनों की लेफ्ट साइड बराबर आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा mc² इज इक्वल टू HF। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ mc इंटू सी इज इक्वल टू HF, तो ये हो जाएगा mc इज इक्वल टू HF बाय C। अब आपको पता है P इज इक्वल टू होता है mv, लेकिन जो फोटोन है वो मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसलिए यहाँ पे v इज इक्वल टू c हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू mc। तो यानी कि इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू mc की जगह पे और HF बाय C। अब आपको पता है जो वेव इक्वेशन है इज इक्वल टू होती है हमारे पास F इज इक्वल टू C बाई लैम्बडा, या फिर आपके पास आ जाएगा C इज इक्वल टू F लैम्बडा, यानी कि V इज इक्वल टू F लैम्बडा होता है, तो चूंकि V इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो ये आ जाएगा, यहाँ से आप निकाल लें वैल्यू F की, दैट इज इक्वल टू C ओवर लैम्बडा। यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये आपके पास P इज इक्वल टू हो जाएगा H C बाय लैम्बडा डिवाइडेड बाय C, तो ये आ जाएगा HC बाय लैम्बडा C, ये दोनों कट जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू H ओवर लैम्बडा। तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो इक्वल है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना आपका मोमेंटम कम होगा, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना आपका मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसी तरह से हम रिलेशनशिप ड्राइव करना चाह रहे हैं बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, तो हमें पता है E इज इक्वल टू mc², तो E इज इक्वल टू mc इंटू सी, mc इज इक्वल टू है आपके पास P के, तो PC, तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन। अब इसका मतलब है यहाँ से एक और नई कहानी शुरू होगी कि आपके पास जो लाइट है वो वेव है या फिर वो पार्टिकल है, क्योंकि मोमेंटम तो आपके पास पार्टिकल्स का होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें, जैसे कि ये है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो आपके पास जो हाई एंड पे गैमा रेज हैं या फिर आपके पास एक्स रेज हैं, इनके अगर आप वेवलेंथ देखें या इनकी एनर्जी देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और इनकी वेवलेंथ भी वेरी स्मॉल है, ये देखें 10⁻⁻13। तो इनको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं एज अ क्वांटम। लेकिन अगर दूसरे एंड पे आप देखें जैसे लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं तो इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है,
जैसे 10⁻⁴, 10⁵, 10⁶, 10�7, तो इनको आप, और इनकी जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, वो 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इनकी एनर्जी की वैल्यू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये -10 और ये +6, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए जब इतनी कम एनर्जी की वैल्यू होगी तो आप इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते एज अ क्वांटम। इसी वजह से आपके पास जो रेडियो वेव्स हैं उनके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं पार्टिकल वाली, और जो आपके पास गैमा रेज हैं इनमें प्रॉपर्टीज़ डोमिनेट करेंगी जो वेव्स वाली। तो लाइट बिहेव करती है लाइक अ वेव एंड लाइक पार्टिकल्स। पार्टिकल तब बिहेव करेगी जब उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी, और पार्टिकल जो लाइट एज अ वेव बिहेव तब करेगी जब उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। तो विश यू गुड लक। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने वो पूछ लेनी है। अब आपने एक न्यूमेरिक जो एमसीक्यू है वो आपने सॉल्व करना है कि आपके पास एक फोटोन है ए जिसकी एनर्जी फोटोन बी से डबल है, और जो रेशो होगी ऑफ मोमेंटम ऑफ ए टू द मोमेंटम ऑफ बी इज, यानी कि क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है कि एनर्जी ऑफ फोटोन ए इज ट्वाइस देन एनर्जी ऑफ फोटोन बी। तो आपने रेशो फाइंड आउट करनी है मोमेंटम की फोटोन ए एंड फोटोन बी के मोमेंटम की, दोनों की आपने रेशो फाइंड आउट करनी है कि वो किसके इक्वल आएगी, जबकि एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया। तो विश यू गुड लक। इसको अच्छे तरीके से करके आप सब बच्चे कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर करेंगे, और इसका आंसर आप करेंगे तो इससे आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। अल्लाह हाफिज़।